बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोगों ने सीआरपीसी का जो सेक्शन डिस्कस करना है वो है चैप्टर 20, जो कि डील करता है ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट। बेसिकली हम लोगों ने अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने एसडीओ का जो पेपर होने वाला है उसका भी रिसेंटली सिलेबस भी पीपीएससी ने अपडेट किया है कि उसमें हमारा जो फर्स्ट फेज़ में पेपर होना है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होना है, लॉ का पेपर होना है। तो उस लॉ में हम लोगों ने हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था और सीआरपीसी को स्टार्ट किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि हमें सीआरपीसी में 4 हमारे पास थे चीज़ें जो हमें करनी थी। सबसे पहले हमारे पास एक ऑफ अरेस्ट का चैप्टर था, वो हम लोगों ने कर लिया। फिर सर्चिस का चैप्टर था, वो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद अपील था, ठीक है, वो हम लोगों ने कर लिया। और हमारा भी रहता था सिर्फ और सिर्फ ट्रायल्स का, जो कि आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये जो ट्रायल है हमारे पास, ये ट्रायल हमारे पास 3 तरह का ट्रायल है, सही है। इस बात को हमें याद रखना है कि ट्रायल हमारे पास 3 तरह का है। हमने एक देखना है ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट ट्रायल करता है। ये जो मैजिस्ट्रेट ट्रायल करता है ये हमें डील करेगा, सेक्शन हमारा है 241 से लेकर और 240, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये है 241 से लेकर और 249A तक, ठीक हो गया। ये है हमारा ट्रायल जो मैजिस्ट्रेट ने करना है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सेक्शन है वो भी ट्रायल का ही है, वो उसने हमें सिर्फ बताया कि ट्रायल करना है। अब हमने देखना है कि ट्रायल कौन कौन कर रहा है। एक ट्रायल है जो मैजिस्ट्रेट करेगा, वो है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया 241A से लेकर 241 से लेकर 249A तक है, ठीक हो गया। जो सेकंड ट्रायल है हमारे पास वो है समरी ट्रायल, ठीक है। समरी ट्रायल के जो हमारे पास सेक्शन है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। वो वैसे मैं वीडियोज़ भी सबके अपलोड करके और प्ले लिस्ट में भी डाल दूंगी, ठीक है। वो हमारे पास है 260 से लेकर और 265 तक, ठीक है। वो हमारे सेकंड समरी ट्रायल। उसके बाद जो थर्ड ट्रायल हमारे पास है उसका नाम है जी ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर हायर कोर्ट, ठीक है। वो हमारे पास आ जाता है कि 265A से लेकर और 265N तक, ठीक है। तो ये जो 3 तरह के ट्रायल हैं, एक हमारे पास हो गया मैजिस्ट्रेट का ट्रायल, सेकेंड हमारे पास कौन सा हो गया जी, समरी ट्रायल, और थर्ड हमारे पास हो गया कोर्ट ऑफ सेशन का या हाई कोर्ट का ट्रायल हो गया, ठीक है। ये हमने डिस्कस करने हैं। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मैजिस्ट्रेट के ट्रायल से। यहाँ पे एक बात आपको बताना ज़रूरी है, वो ये थी कि आप लोगों ने जो आज का मैजिस्ट्रेट का ट्रायल है इसको बहुत तवज्जो से सुनना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि इसको मैं बहुत डिटेल में इससे समझाऊंगी। इसका ट्रायल, मैजिस्ट्रेट का ट्रायल और जो आप कोर्ट ऑफ सेशन का आगे ट्रायल पढ़ेंगे ना, दोनों तकरीबन सेम है, ठीक है। मतलब प्रोसीजर के हवाले से दोनों सेम है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ये समझ लिया, वो वाला आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने बहुत तवज्जो से सुनना है और हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्योंकि सिलेबस ही बड़ा कन्फाइंड सा हो गया है, इससे मुराद ये कि पहले हम लोग 8 घंटे अगर पढ़ रहे थे तो हम लोग 4 घंटे दे रहे थे जीके को, 4 घंटे हम लोग दे रहे थे लॉस को, ठीक है। हमने टाइम डिवाइड किया हुआ था। अब तो जीके की टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये पेपर हो जाए, हो सकता है वो हमसे कह दे कि नेक्स्ट फेज़ में जीके और एसए होगा, या ये भी हो सकता है कि वो हमें कहे कि नेक्स्ट फेज़ में जीके होगा उसके बाद जाके एसए होगा, कुछ नहीं पता वो क्या कहते हैं। हमें अभी सिर्फ ये पता है कि फर्स्ट फेज़ में हमारा सिर्फ लॉ का पेपर होना है और हमारा टारगेट है हमें 85 से 90 मार्क्स लेने हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं समरी ट्रायल, स्टार्ट करते हैं ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट। हमारे पास है ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट। अच्छा, अब इससे पहले ना कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। ट्रायल कब स्टार्ट होता है, हमारे ट्रायल स्टार्ट होने से पहले क्या मतलब प्रोसेस हो चुका होता है। देखिए, 2 तरह का प्रोसेस हो चुका होता है। एक तो ये कि अगर तो एफआईआर का केस है कि पुलिस ने खुद से एफआईआर, पुलिस ने जो है ना वो लॉन्च की है, ठीक है। उस एफआईआर सबसे पहला प्रोसेस, पुलिस ने क्या किया जनाब, एफआईआर लॉन्च कर दी, ठीक है। उसके बाद पुलिस उसके ऊपर क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, राइट। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने क्या किया होगा, एविडेंसेस इकट्ठे किए होंगे ना, वो हमारे पास आ जाएंगे एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद पुलिस क्या करती है, नंबर 4 पार्ट आता है हमारे पास, चालान शीट तैयार कर दी है, ठीक है। क्या किया पुलिस ने, चालान शीट तैयार। मैं फिर से बता रही हूँ, जो इसमें इंक्लूड नहीं है, आपको बैकग्राउंड पता हो कि पीछे से क्या होता आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ सेक्शन स्किप है ना, हमें तो सिलेबस में सारा नहीं बताया, तो इसे आपको बता रही हूँ पीछे ये सब कुछ हो आया है। जैसे एफआईआर 154 में जो है ना वो करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हम ये पीछे से एफआईआर हुई, उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या एविडेंस इकट्ठे किया और अल्टीमेटली पुलिस ने क्या किया, चालान शीट एक तैयार कर लिया और वो फिर पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है। अब इससे ही हमें ये तो पता चल जाता है कि जनाब ये ऑफेंस हुआ है, ठीक है। अब उस की वैलिडिटी चेक करने के लिए, मतलब ये सबूत है, ये सारे हैं, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके दे दी है, ठीक है। अब हुआ है या नहीं, कन्विक्ट करना है या नहीं, एक्विट करना है या नहीं, ये तो मैजिस्ट्रेट ने करना है ना। तो वो जो प्रोसेस चलता है ना, वो हमने प्रोसेस पढ़ना है जो स्टार्ट होता है 241 से, ठीक है।
पीछे का मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसलिए बता दिया है। तो 241 में वो हमें कह रहा है सबसे पहले प्रोसीजर इन ट्रायल केसेस, कि जब ट्रायल होगा केसेस का तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। 241 कह रहा है कि जो आने वाले सेक्शंस हैं ना वो आपको बताएंगे कि ट्रायल का केसेस क्या होगा। मतलब क्या है इस बात का कि अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट का प्रोसेस आपको सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन बताता है, क्या बोला मैंने कि मैजिस्ट्रेट ने जो ट्रायल करना है उसका प्रोसेस आपको सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन बता रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 241 हमें बताता है कि क्या प्रोसेस होगा। फिर जाहिर है 241A से हम आगे देखेंगे प्रोसेस होगा क्या, लेकिन बताता कौन है कि प्रोसेस क्या होगा 241 है। वो कह रहे हैं फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी ऑब्जर्व बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इन ट्रायल ऑफ केसेस। क्या होगा सबसे पहले हम देख लेते हैं। 241A है हमारे पास, सप्लाई ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू दी एक्यूज। अब इसका मतलब क्या हुआ है, देखें अब हम ना इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि मैं हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है, ठीक है, और आप लोग मेरे सामने, आप लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है। अब आप लोग हो सकते हैं दो पार्टी हैं आप लोग ना, मैं आपको पहले समरी करके बता देती हूँ। अब क्लास के आधे बच्चे जो है ना वो पुलिस से हैं और आधे बच्चे हैं जो कंप्लेन वाले हैं, ठीक है। दोनों ने मतलब या तो पुलिस ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है या कंप्लेनेंट ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है, ठीक है, या तो पुलिस ने एफआईआर की है, ठीक है। इसका मतलब है पुलिस ने एफआईआर की है तो चालान हुआ होगा, और कंप्लेनेंट ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है, ठीक है। एक्यूज्ड मैं हूँ, तो जब मेरे खिलाफ कोई भी चालान शीट मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएगी ना, तो 241A कहता है कि अगर तो पुलिस ने उसको इनिशिएट किया था केस को, ठीक है, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की थी और पुलिस ने इनिशिएट किया था उस केस को, तो फिर पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि ट्रायल शुरू होने से पहले 7 दिन के अंदर अंदर वो मुझे यानी कि एक्यूज्ड को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? एफआईआर की कॉपी देगी, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है और उसके नतीजे में जो सबूत मिले हैं वो मुझे पेश किए जाएंगे, दिए जाएंगे। ये सब चीज़ें मुझे क्यों दी जा रही हैं? ताकि मुझे पता हो कि मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा है और मुझे इतने दिन के बाद अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है, तो मुझे भी तो ज़ाहिर है अपने ख़ुद को डिफेंड करने के लिए टाइम चाहिए ना, ताकि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं, मैं कोर्ट में अदालत में ख़ुद को तैयार करके आऊँ, ठीक है। तो इससे जो एक्यूज़ होता है 241A आपको बताता है कि एक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट करना, ये जिम्मेदारी है। अगर तो पुलिस ने केस को इनिशिएट किया तो पुलिस की, अगर किसी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की थी तो उस कंप्लेनेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब हम इसको रीड भी कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। वो कह रहा है नंबर 1 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि इन ऑल द केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट के, देखें वो केसेस जो चालान केसेस से मतलब पुलिस रिपोर्ट पे जो इंस्टीट्यूट हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं, सिवाय उन केसेस के जो समरी केसेस हैं, ठीक है, या जिनकी पनिशमेंट जो है वो बहुत 6 महीने से कम की हैं, वो छोटे केसेस होते हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में समरी ट्रायल में हम वो पढ़ेंगे। उन केसेस के अलावा वो तमाम केसेस जिनकी पुलिस ने जिनको इनिशिएट किया होगा, इंस्टीट्यूट किया होगा, वो कह रहा है तो फिर क्या करना है, कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे अलग करती हूँ कलर, कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द विटनेसेस रिकॉर्डेड, जो भी आपने विटनेस रिकॉर्ड किए हैं उस अक्यूज के खिलाफ अंडर सेक्शन 164 एंड 164(1) इन दोनों में, ठीक है। इंस्पेक्शन नोट जो आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी फर्स्ट विजिट पर, जो उसने उस जाए वकुआ पर जब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गया वहाँ पे उसने जो जो कुछ भी रिकॉर्ड किया एज एन एविडेंस, उसकी भी एक वो बनाएगा, लिस्ट बनाएगा, वो भी उसकी कॉपी, ठीक है। और जो भी गवाह हैं उससे कि उसके खिलाफ वो गवाह, 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उसको भिजवाई जाएंगी, शेल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने भिजवानी है। अब किसको भिजवानी है, इसकी लिस्ट आपने फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एक्यूज को भिजवानी है, और कब, नॉट लेस देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ट्रायल शुरू होने से कम से कम 7 दिन पहले आपने उसको भिजवा देनी है, ताकि उसके पास, एक्यूज के पास 7 दिन का टाइम हो खुद को डिफेंड करने के लिए, ठीक है, वो भी अपने आप मतलब चीज़ें इकट्ठी कर सके। फिर बात समझ आ गई कि जिसके भी खिलाफ आपने इल्ज़ाम लगाया है, कॉमन सेंस की बात है, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है, ऐसे अंधाधुंध नहीं कि उसे कहो कि जी जनाब सुबह अदालत में पेश हो जाओ, रात को उसको बताया जा रहा है। नो, 7 दिन का टाइम देंगे। पुलिस ने अगर केस शुरू किया था, पुलिस उसे कहेगी ये तुम्हारे खिलाफ हमारे पास एविडेंस है, खुद को डिफेंड करना है, तो जनाब ये 7 दिन का टाइम है, अदालत में पेश हो जाना मजिस्ट्रेट के सामने। अगर किसी ने कंप्लेन की थी तो वो कंप्लेनेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अक्यूज को पहुँचाएगा। समझ आ गई इस बात की। अब इसमें एक प्रोवाइजो अटैच कर दी गई है, वो हम पढ़ लेते हैं। प्रोवाइजो कहती है प्रोवाइडेड डैट, क्या, इफ़ एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, जो सेक्शन 161 में आपने रिकॉर्ड की, देखिए सेक्शन 161 में जब आप क्या है, सेक्शन 161 और सेक्शन 164, सेक्शन 161 में जो है ना आप अपना बयान देते हैं पुलिस के सामने, 164 में आप बयान देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो आपने कोई भी ऐसा बयान दिया
और आपको लगा अंडर सेक्शन 161 में आपको कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और अब आपको लग रहा है कि उस एक्यूज को अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन दी तो उससे ना या तो पब्लिक नॉइजेंस क्रिएट हो सकता है या वो किसी भी तरह से पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा, मुल्क में क्योस हो जाएगा या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। यानी कि तो फिर ज़रूरी नहीं है आप एक्यूज को उस सेक्शन 161 की भी इंफॉर्मेशन दें कि ये एविडेंस भी हमारे पास है, ठीक है। अदरवाइज तो आपने उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारे पास ये एविडेंस है। लेकिन अगर कोई ऐसा एविडेंस जिससे आपको लग रहा है कि मुल्क की सलामती को खतरा है, पब्लिक नॉइजेंस क्रिएट हो सकती है, ठीक है, इश्तियाल अंगेजी का खतरा है, तो ऐसी फिर आप चीज़ कौमी मफाद की खातिर जो है वो आप उसको नहीं देते हैं, ठीक है। फिर वो कि उसको आप फर्निश नहीं करते हैं, ठीक हो गया। अब ये तो हमारा पहला केस था, सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा था, ये देखें, जिसमें अगर पुलिस ने केस इनिशिएट किया था, ये हमने पढ़ा है ना, पुलिस ने केस इनिशिएट किया तो ये काम होगा। अब सबसेक्शन 2 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन ऑल द केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट, अगर तो कंप्लेन पे कोई भी केस शुरू किया गया था तो फिर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्यूज को कौन देगा, फिर वो कंप्लेनेंट देगा, वो फिर अब पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है और वो भी उसी तरह से देगा। मतलब वो बताएगा कि मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन क्यों की थी, ठीक है, मेरे पास ये गवाह हैं इसके खिलाफ, ठीक है, जो मैं ट्रायल के वक्त जो है मैं ये सबूत पेश करूँगा। ये देखें वो अपने सबूत क्या पेश करेगा, वो बताएगा मेरे पास क्या क्या गवाह है, मैं ये पेश करूँगा, वो बता देगा कि उसको तुम्हारे खिलाफ हफ्ते के बाद ये काम होने वाला है, ठीक है, कंप्लेन की सूरत में। दोनों सूरतें हमने पढ़ ली, तवज्जो से सुनना है, बात को ना समझ आए पूछ लीजिएगा, क्योंकि यही सेम प्रोसेस सारा चलेगा आगे हमारा, मैंने बताया भी है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। दो सूरतें हमने पढ़ ली, पुलिस केस शुरू करे चाहे कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की हो, दोनों सूरतों में ही हमने एक्यूज को जनाब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो हमारे पास मौजूद है, मां सिवाय सेक्शन 161 की इन्फॉर्मेशन के कि अगर वो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो हम उसको नहीं देंगे, ठीक है, उसके अलावा आप उसको सारा दे दोगे। सबसेक्शन बी हमें क्या कहता है, वो कह रहा है विद इन 3 डेज, इंपॉर्टेंट बात है ये, 3 दिन के अंदर, किस चीज़ के, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कौन सा ऑर्डर दिया, अंडर सेक्शन 204 में क्या होता है, कौन सा ऑर्डर कोर्ट देता है, कोर्ट ऑर्डर देता है इशू ऑफ प्रोसेस, यानी कोर्ट ने सारा मामला देखा, फिर सेक्शन 204 के तहत मजिस्ट्रेट ने, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि प्रोसेस शुरू किया जाए। प्रोसेस शुरू करने का मतलब है कि केस को स्टार्ट किया जाए, कैसे कि आप दोनों पार्टीज को ना समन भेजो, ठीक है, या वारंट इशू करके। इन दोनों सूरतों में जो है ना सेक्शन 204 अगर आप पढ़ें तो वो यही कहता है कि ये जो हमारे पास कोर्ट होती है ना, ये इशू कर देती है समन या वारंट, ठीक है, और यहाँ से कोर्ट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया कि इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, उसके 3 दिन के अंदर अंदर उसने कहा 3 दिन का टाइम है कि उस 3 दिन के अंदर अंदर फिर वो जो कंप्लेनेंट था, ठीक है, या वो पुलिस थी, उन्होंने अपना ये काम शुरू कर देना है, कौन सा, डॉक्यूमेंट्स को सप्लाई करने का, सही है। उसके बाद वो कह रहा है इसमें भी उसने प्रोवाइजो एक अटैच कर दी है कि प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है कि द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन एनी केस इन विच द कंप्लेनेंट हैज़ मेड बाय अ कोर्ट और अ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई कंप्लेन किसी कोर्ट ने खुद से की है, ठीक है, या फिर कोई कंप्लेन किसी पब्लिक सर्वेंट ने की है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो उसने क्या कहा, ये जो ऊपर वाला हमने पढ़ा है ना कि 3 दिन के अंदर अंदर, फिर ये वाला सब सेक्शन जो है वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। किस केस में, अगर आपके कंप्लेनेंट कौन है, या तो कोर्ट है, अगर ये आपके कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, इनके अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जाके किसी शख्स के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन कर रहा है तब ये फॉलो नहीं होगा, या कोर्ट खुद से अगर किसी के खिलाफ कोई केस इनिशिएट करिए तब भी ये फॉलो नहीं होगा। समझ आ गई सेक्शन 241 ए की। 241 में उसने हमें क्या बताया कि आपने ये प्रोसेस को फॉलो करना है मजिस्ट्रेट का अगर ट्रायल हो रहा है, ठीक है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है। 241 में उसने बताया कि जनाब सिंपल सी बात है, एक्यूज को अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर देना है, जो आपके पास सबूत हैं, जो कुछ भी गवाह हैं उनको उसको बता देना कि तुम्हारे खिलाफ ये चीज़ें हैं। पुलिस ने केस शुरू किया तो पुलिस बताएगी, कंप्लेनेंट की तरफ से अगर कंप्लेन गई थी तो फिर वो कंप्लेनेंट बताएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई केस कोर्ट ने खुद से अगर वो कंप्लेनेंट कोर्ट है, अगर या वो कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है, उस केस में जो है फिर आप ये नहीं करोगे, 3 दिन का आपके पास जो टाइम का पीरियड है ना वो नहीं लगती इसके ऊपर बात। समझ आ गई। अब मैं क्यों थी, आप लोगों ने मुझ तक डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए, ठीक है, कि तुम्हारे खिलाफ ये जो है ना है, और तुम्हारे पास अब जब मैं अदालत में पेश हो जाऊंगी 242 में आकर, अब मुझे मेंटली पता है कि मेरे खिलाफ फलां ने कंप्लेन की हुई है या पुलिस ने ये केस दायर किया हुआ है और इनके पास ये सबूत है, अब मुझे ये बात पता है, क्लियर। अब हम अदालत को अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं। अब आगे सेक्शन 242 जिसमें है चार्ज टू बी फ्रेम। चार्ज टू बी फ्रेम को उर्दू में बोलते हैं कि हम इसको फर्द जुर्म आयद करना। उर्दू में अक्सर आपने सुना होगा, ड्रामों में अक्सर हम देखते हैं फर्द जुर्म आयद होता है। ये क्या होता है कि जो हमने चार्जशीट बनाई थी ना, चार्जशीट बनाई थी
अब यहाँ पे वो ऊंची आवाज़ में पढ़ के सुनाई जाती है उस एक्यूज्ड को, मतलब मुझे वो चार्जशीट पढ़ के सुनाई जाएगी कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ, ठीक है, आपके ख़िलाफ़ इस शख्स ने ये मुकदमा, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, इस दफ़ा के तहत ये मतलब सेक्शन ये आपके ऊपर लागू है, और अब आप बताओ कि क्या आप इसको कबूल करते हो, इकबाल जुर्म करते हो या नहीं, ठीक है। तो ये होता है कि आपने चार्ज लगाना, इल्ज़ाम लगाना, चार्ज टू बी फ्रेम, ठीक है। अब इसको रीड कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर्स, जब एक्यूज्ड आ गया और इज ब्रॉड या उसको लाया गया बिफोर द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने, अ फॉर्मल चार्ज शैल बी फ्रेम्ड, उसके ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है रिलेटिंग टू द ऑफेंस, उस ऑफेंस से रिलेटेड ऑफ विच ही इज एक्यूज्ड, ठीक है, जो भी उसने जुर्म किया होता है। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही एडमिट्स दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस विद विच ही चार्ज, तो उसे पूछा जाता है कि क्या आपने ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, आप इस बात को कबूल करते हो, मतलब आप अपना गुनाह तो नहीं, अपना जुर्म कबूल करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। सेक्शन 242 हमें सिर्फ ये बताता है। नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन नंबर 243। 243 कहते हैं कि कन्विक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ट्रूथ ऑफ एक्विजिशन, यानी कि अब हम अभी हमने ऊपर उससे पूछा था ना, फर्द जुर्म उसके ऊपर आयद किया था, उसे चार्जशीट पढ़ के सुनाई थी कि जनाब आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया गया आपके ऊपर, ठीक है, आप बताएं आप प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं। वर्ड हमें याद रखना है कि क्या वर्ड है वो, प्लीड गिल्टी। इसका मतलब होता है इकबाल जुर्म करना, ठीक है, इकबाल जुर्म, प्लीड गिल्टी। ये हमने चार्जशीट फाइल की थी 242 में, जिसमें हमने उनसे पूछा था कि आप प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं। अब आपके ख्याल से जवाब क्या होगा? डेफिनेटली या तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है मैं इकबाल जुर्म करता हूँ, या उसने कहना मैं इकबाल जुर्म नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले थोड़ी सी समरी बता देती हूँ ताकि आप जब हम रीड करें आपको समझ आ जाए, आपकी आंखों के सामने ना एक फिल्म की तरह चले, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि सर मैं इकबाल जुर्म करती हूँ, मैंने प्लीड गिल्टी कर लिया, ठीक है। अब वो मुझे कहेंगे कि मुझे ग्राउंड, फिर वो इकबाल जुर्म करने के बाद मुझे शो कॉज दिया जाता है। शो कॉज में कहा जाता है कि मुझे रीज़न बताएं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अगर तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती कोर्ट को इस बात को, मतलब मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती अपनी दलील देके कि मैंने ये ऐसा जानबूझ के नहीं किया, मुझसे हो गया, ठीक है, या मेरा ऐसा मकसद नहीं था, मैंने उनको सेटिस्फाई नहीं किया, तो कोर्ट क्या कर देती है, ठीक है, इस सूरत में भी। या मैं इकबाल जुर्म करती नहीं हूँ, एक तो ये था ना मैंने इकबाल जुर्म कर लिया कि सर हाँ मुझसे ये मतलब ये हादसा हुआ है, सही है, लेकिन ये मेरी इंटेंशन ये नहीं थी। अक्सर ऐसे हो जाता है ना, हम ड्रामा फिल्मों में देखते हैं इंटेंशन मेरी ये नहीं थी, तो उस सूरत में भी। या मैं कहती हूँ नहीं सर ये मेरे ऊपर इन लोगों ने गलत इल्ज़ाम लगाया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। दोनों सूरतों में फिर कोर्ट मुझे क्या करती है, कोर्ट मुझे 244 के अंदर ले आती है और वो कहती है कि ठीक है फिर आप एविडेंस पेश करें। लेकिन 243 में उसने हमें क्या कहा कि जब मुझे कहा गया कि इकबाल जुर्म करती हो, मैंने कहा यस सर मैं करती हूँ। उन्होंने कहा कि बताओ शो कॉज दिया अब आपको, और आप बताओ कि आपने ये क्यों किया। मैंने सर को रीज़न बताई कि सर ये मैंने इस वजह से किया, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो मेरी उस रीज़न से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो मुझे क्या कर सकते हैं 243 के तहत वो जो मुझे कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कन्विक्ट कर सकते हैं। क्या ये MCQ है, ये याद रखना है। मजिस्ट्रेट साहब मुझे कन्विक्ट कब कर सकते हैं, 243 के तहत मुझे कन्विक्ट यानी कि एक्यूज़ को कन्विक्ट किया जा सकता है। किस सूरत में कि एक्यूज़ ने इकबाल जुर्म कर लिया लेकिन वो इनफ रीज़न नहीं दे पाया कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि उसका ऐसा मकसद नहीं था, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, कन्विक्ट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित हो जाएगा। क्लियर है। अब 244 कब आता है, 244 हमें कहता है कि प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज़ मेड। अगर मैंने इकबाल जुर्म किया ही नहीं है, ठीक है, मैंने एडमिशन किया ही नहीं, एडमिशन से मुराद है कि मैं मानना मैं मान ही नहीं रही कि सर ये मैंने जुर्म किया है, ठीक है। इस सूरत में या दूसरी सूरत में मैं उन्हें कहती हूँ कि मैंने नहीं माना कि ये मैंने जुर्म किया है, ठीक है, तो कोर्ट ने कहा ठीक है फिर आप मुझे एविडेंस पे करें, अगर आपने नहीं किया जुर्म तो ठीक है। तो फिर 244 के तहत मैं कोर्ट को क्या पेश करूँगी, सफिशिएंट एविडेंस पे कर, वो डॉक्यूमेंट शो करूँगी, एविडेंस दूंगी जिसमें मैं साबित करने की कोशिश करूँगी कि सर ये मैंने नहीं किया मुझे, ठीक है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं 243 को भी 244 को भी। 243 में उसने कहा था इफ़ द 243 में उसने कहा इफ़ द एक्यूज्ड एडमिट्स दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, अगर तो एडमिट कर लिया,
समझ आ गई, जिसके लिए उसको चार्ज लगाया था मैंने उस बात को मान लिया कि हाँ मैंने ये किया है, तो उसका जो ये एडमिशन है शैल बी रिकॉर्डेड एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज बाय हिम। तो जो अल्फाज उसने मुंह से उस वक्त अदालत में यूज़ किए होंगे ना कि मैं इकबाल जुर्म करता हूँ कि ये मैंने किया है, जो भी वो बोलेगा तो कोशिश करनी है सेम टू सेम उसके अल्फाज को रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। और एंड साथ लफ्ज़ है देखें, इफ़ ही शोज नो सफिशिएंट कॉज, और वो आपको इनफ रीज़न नहीं दे पाता, कोर्ट को इनफ रीज़न नहीं दे पाता किस बात की, वाई ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड, कि उसे कन्विक्ट ना किया जाए। वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा कि सर वो चाहता है उसे कन्विक्ट ना किया जाए, लेकिन कोर्ट को वो इनफ रीज़न ही नहीं दे पा रहा है, तो फिर कोर्ट मैजिस्ट्रेट उसे क्या कर देगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैजिस्ट्रेट मे कन्विक्ट हिम अकॉर्डिंगली, मैजिस्ट्रेट उसे कन्विक्ट कर सकता है, मे का वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। कन्विक्शन सबसे पहले आ गई 243 के अंदर, समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं 244 हमें क्या कहता है। 244 ने कहा प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड, अगर मैंने इकबाल जुर्म नहीं किया देन क्या होगा। सबसेक्शन 1 कहती है हमें इफ़ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड, अगर 43 के तहत उसने मुझे एक्यूज वो कन्विक्ट नहीं किया, ठीक है, उसने मुझे मौका दे दिया कि ठीक है अपने आप को डिफेंड करने का मैं आपको टाइम देता हूँ, चलो मुझे डॉक्यूमेंट्स शो करके दिखा दो, सबूत शो करके दिखा दो कि आपने जुर्म नहीं किया, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया ना, तो वो टाइम वो जो मुझे देते हैं डॉक्यूमेंट शो करने का वो 244 में देते हैं, ठीक है। तो अगर मैजिस्ट्रेट आपको 243 के अंडर कन्विक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, अंडर द प्रीसीडिंग सेक्शन, प्रीसीडिंग कौन सा था, पिछला, यानी कि 243 मैंने आपको बता दिया, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ द एक्यूज्ड डज नॉट मेक सच एडमिशन, या तो मुझे कन्विक्ट नहीं किया या मैंने इकबाल जुर्म नहीं किया, दोनों सूरतों में मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हेयर द कंप्लेनेंट, ठीक है। तो वो कंप्लेनेंट को सुनेंगे, कंप्लेनेंट कौन, जिन्होंने मेरे खिलाफ वो की हुई होगी, मेरे खिलाफ जिन्होंने दरख्वास्त की थी, आप लोग हैं ना, आप लोगों को सुनेंगे। एंड टेक ऑल द सच एविडेंस, वो तमाम एविडेंस उनसे लेंगे एज में बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन को वो कर सकें, सपोर्ट कर सकें। एंड ऑल्सो टू हेयर द एक्यूज्ड, पहले आप लोगों को सुन लिया क्योंकि आप लोग कंप्लेनेंट थे, आप लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की हुई थी, उसके बाद वो मुझे भी सुनेंगे। एंड ऑल्सो टू हेयर द एक्यूज, और एक्यूज को भी सुना जाएगा, और मेरे भी तमाम एविडेंस मुझसे लेंगे जो मैं अपने डिफेंस में दे रही होंगी। तो सेक्शन 244 में हमने देखा दोनों पार्टी से उनके एविडेंसेस या जो भी उन्होंने गवाह पेश करने हैं, जो भी अपने बयानात देने हैं, वो उनसे लिए जाते हैं। ये कब होगा प्रोसेस, अगर मुझे 243 के तहत कन्विक्ट नहीं किया गया। आप खुद सोचें ना, अगर 243 में मुझे कन्विक्ट कर दिया उसके बाद तो कोई बात ही नहीं ना बचती कि प्रोसीजर आगे चले। हाँ, अगर मुझे कन्विक्ट नहीं किया तो फिर आगे मुझे हम दोनों के फिर बयानात लिए जाते हैं 244 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो अटैच कर दी गई है, वो क्या कहती है कि प्रोवाइडेड दैट मैजिस्ट्रेट शैल नॉट बी बाउंड, मैजिस्ट्रेट के बाउंड नहीं है वो किस चीज़ के लिए, टू हेयर एनी पर्सन एज कंप्लेनेंट इन एनी केस इन विच द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड बाय अ कोर्ट। अगर जाहिर सी बात है कंप्लेन यानी एक शख्स के खिलाफ कंप्लेन खुद से कोर्ट ने ही शुरू की है, ठीक है, कोर्ट ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, तो फिर मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है, कोर्ट के अपने आप को सुनेगा, डेफिनेटली नो, ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, मैजिस्ट्रेट में, देखो ज़रूरी नहीं है, में अगर वो चाहे, इफ़ ही थिंक्स फिट, अगर उसको मुनासिब लगता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट कौन थे, आप लोग थे, आपकी एप्लीकेशन पर, और या फिर एक्यूज्ड कौन थी, मैं थी, या तो मेरी दरख्वास्त पर या आप लोगों की दरख्वास्त पर क्या कर सकता है, इशू अ समन, एक समन इशू कर सकता है, किसको, टू एनी विटनेस, किसी भी विटनेस को, किसी भी गवाह को, डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। यानी कि अगर आप लोगों की तरफ से कोई विटनेस है जो आप अदालत में पेश करना चाहती हैं मेरे खिलाफ, आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लेंगे, मैजिस्ट्रेट उस विटनेस को समन भेजेगा कि जनाब आओ और आप बताओ, ठीक है, इन्होंने आपको ऐसा गवाह पेश किया। और सेम मेरे केस में भी है, मैं भी अगर अपने डिफेंड करने के लिए खुद को किसी गवाह को पेश करना चाहती हूँ कि सर ये मैंने जुर्म नहीं किया और ये फलां शख्स मेरी इस बात का गवाह है, आप उसको समन भेजें, उसको बुलवाएं, तो मेरे पास भी ये हक है, ठीक है। सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि हम दोनों अपने अपने गवाहान को खुद से नहीं बुला सकते, मैजिस्ट्रेट को बताएंगे हमारे ये विटनेस है, मैजिस्ट्रेट उनको समन भेज सकता है, मैंडेटरी नहीं है, मे का वर्ड यूज़ हुआ है, मैजिस्ट्रेट उन्हें समन भेज सकता है कि जनाब आएँ और दोनों और पेश हों, अपने बयान दें। समझ आ गई। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 में कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट में अगेन में है, मैजिस्ट्रेट चाहे बिफोर समनिंग एनी विटनेस,
ऑन सच एप्लीकेशन, जो भी प्री ऊपर वाली बात सब सेक्शन 2 में हमने कहा ना कि मैंने भी मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी थी और आप लोगों ने भी नहीं दी, आप लोगों ने भी दी थी कि सर जी हमारे इस गवाह को पेश करें, मैंने भी कहा था मेरे इस गवाह को पेश करें, ठीक है, समन भेज के। तो फिर मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो कह रहे हैं गवाह को समन भेजने से पहले रिक्वायर डैट his reasonable expenses incurred in attending for the purpose of the trial be deposited in the court। तो जिसने भी एप्लीकेशन दी थी, चाहे आप लोगों ने चाहे मैंने, तो वो जो अखराजात उसको उस अदालत में लाने में होंगे, अदालत वो हमसे पहले डिपॉजिट करवा सकता है कि पहले ज़रा इसके खर्चा जो होगा वो दो ना मुझे, उसके बाद मैं उसको समन भेजूंगा और वो शख्स यहाँ पे पेश होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्रोवाइजो है, उसने कहा बशर्त ये कि इट शेल नॉट बी नेसेसरी फॉर एक्यूज्ड। अब यह एक्यूज को थोड़ी सी फेवर है इस सेंस में कि अगर एक्यूज का कोई बड़ा जुर्म है, ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा 6 महीने से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने कर दिया है मैंने, और मेरी सज़ा 6 महीने से ज़्यादा, कोई ऐसा जुर्म है जिसमें लगता है मुझे सज़ा ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो जब मैं कोई एप्लीकेशन दे रही हूँ ना, सर मेरा गवाह पेश किया जाए, तो फिर मैं कोई भी वो जो एक्सपेंस है ना, जो ऊपर भी हमने बात की यहाँ पे कि आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा, फिर मैं डिपॉजिट नहीं करूँगी, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। शेल नॉट बी नेसेसरी फॉर द एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूज के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसे किसी केस में कि वो कोर्ट को एक्सपेंस अपना देगा। समझ आ गई बात की? क्या बात की अभी तक हमने? 241 की बात की। 241 में मैंने आपको ये बताया है कि 241 बताता है मजिस्ट्रेट में जो ट्रायल होगा उसका प्रोसेस क्या होगा। 241A ने हमें क्या बताया कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स आप दो ताकि वो खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार रहे। कितने दिन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स उसको देने हैं? 7 दिन के अंदर। किससे पहले? ट्रायल शुरू होने से पहले 7 दिन के अंदर अंदर जो भी उसको आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो आपने कोर्ट को भी, जैसे ही कोर्ट आपको अंडर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही कोर्ट सेक्शन 204 के तहत अपना केस शुरू करता है, कोर्ट को भी आपने 3 दिन के अंदर अंदर बताना है कि सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मैंने सप्लाई करना है, फिर आप 7 दिन के अंदर भेज दोगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा 241A में। फिर 242 ने हमें क्या कहा कि अब उस तक ये बातें चली गई थी एक्यूज तक, ठीक है। अब एक्यूज अदालत में पेश हो गया, उसको उसके ऊपर फर्द जुर्म वहाँ खड़े होकर पढ़ा जाएगा, उसके ऊपर आयद किया जाएगा कि आपने जुर्म किया या नहीं। ठीक है, 243 कहता है कि अब उसके पास या तो एडमिट कर लेगा वो कि हाँ जी सर मैंने जुर्म किया है, ठीक है, और लेकिन वो अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कि उसने जुर्म की ऐसी इंटेंशन नहीं थी, उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 244 कहते हैं कि अगर उसको 243 में कन्विक्ट नहीं किया गया, उसको सज़ा नहीं मिली, उसको मुजरिम नहीं करार दिया गया, तो क्या होगा? दोनों पार्टीज अपने अपने गवाहान को पेश करेंगे, अपने अपने एविडेंसेस को पेश करेंगी, ठीक है, और अपने अपने उसमें, ठीक है, एक्यूज्ड हो या कंप्लेनेंट हो, दोनों अपने अपने एविडेंसेस पेश करेंगे। सही हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास अब 244A। वो क्या कहते हैं? 244A कहते हैं कि स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164, कि सेक्शन 164 के तहत जो स्टेटमेंट बनाई जाएगी ना वो क्या है? अभी ऊपर भी हमने यहाँ पे बात की ना सेक्शन 161 और 164 की, मैंने आपको बताया था सेक्शन 161 होता है जब कोई भी अपनी स्टेटमेंट पुलिस के सामने रिकॉर्ड करता है, वो सेक्शन 161 के तहत होती है। MCQ आ सकता है। और अगर कोई अपनी स्टेटमेंट पुलिस के सामने रिकॉर्ड नहीं करता लेकिन डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आके अपना बयान दे देता है, ठीक है, वो होता है 164। ठीक है, वो कह रहा है कि जो सेक्शन 164 के तहत कोई भी विटनेस अपना बयान देगा ना, ठीक है, और एक्यूज उस टाइम पे मौजूद था, तो वो बयान कंसीडर किया जाएगा कि हाँ ये सबूत है हमारे पास, वो एक सबूत कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, और उसको फिर क्रॉस एग्जामाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर मैं मुजरिम हूँ ना, आप लोगों ने 164 के तहत किसी ने कोर्ट मजिस्ट्रेट में बयान दिया, ठीक है, और मैं मौजूद थी, मेरे सामने दिया कि उसके सामने उसने बयान दिया है, तो कोर्ट मुझे ये देगी कि आप इसे क्रॉस एग्जामाइन करना चाहते हैं तो आप कर लें, आपके सामने देखें आपके खिलाफ ये वाली बातें कर रहा है, ठीक है। तो 244A ये बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम 245A पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 243 में हमने क्या किया था? कन्विक्ट किया था। मैं भी आप लोगों को इसको एंड पे समरी कर दूंगी, कन्विक्ट किस में करना है, एक्विट किस में करना है, कन्विक्ट और एक्विट किस में करना है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया 243 में कोर्ट क्या करती है? कन्विक्ट कर सकती है, सिर्फ उसके पास ये पावर है, एक्विट कभी भी नहीं कर सकती, चाहे वो एक वाले जुर्म कर ले तब भी उसे एक्विट नहीं किया जा सकता। 243 में सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन होती है, ठीक है। अब 245 पढ़ते हैं, वो उसमें क्या होता है? एक्विटल होती है, मतलब कि बरी हो जाना, रिहाई हो जाना। इफ़ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंसेस, सेक्शन 244 में हम दोनों से एविडेंस ले लिए थे, उन्होंने मुझसे भी ले लिए थे, मैं QC, आप लोगों से भी ले लिए थे, आप लोग कंप्लेनेंट थे, हम दोनों से लेने के बाद कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि जो एविडेंस पेश किए हैं, और अब कोर्ट को लगा कि ये मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे, तो उसने कोर्ट ने कहा नहीं ये गलत इल्ज़ाम थे, आई एम नॉट गिल्टी, एक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या ऑर्डर मिल जाएगा कि मैं एक्यूज क्या हो गया? वो एक्विट हो गया।
ठीक है, देखें 243 में मुझे क्या किया गया था, कन्विक्ट किया गया था। 245 में आके जब मैंने अपना एविडेंस पेश कर दिए तो मुझे क्या कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया। ठीक हो गया। लेकिन ये तो सबसेक्शन 1 है, जिसमें अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मेरे खिलाफ जो भी बातें मुझ पर इल्ज़ाम थे वो गलत थे। लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मेरे ऊपर जो भी ये लगे हैं ना, ये देखिए, वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 349। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सेक्शन 349 क्या होता है, मैं बताती हूँ। सेक्शन 349 आपको कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है ना कि यार ये जो इसने जुर्म किया है ना ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसकी सज़ा जो है ना मतलब लंबे अरसे की है, 6 महीने से ज़्यादा की है, ठीक है, तो और इसकी सज़ा जो है वो 3 साल से ज़्यादा की बनती है। मजिस्ट्रेट मैक्सिमम आपको पता है 3 साल की सज़ा दे सकता है। अब मजिस्ट्रेट को पता है कि इस शख्स के ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगे हैं ये सच है और इसके ऊपर जो सज़ा बनती है 3 साल से ज़्यादा की बनती है। मजिस्ट्रेट कहता है चलो छोड़ो, फिर इसको मतलब मैं 349 के तहत फिर आगे जाना पड़ेगा, इसका केस और आगे चलेगा, मैं क्या करता हूँ इसको गिल्टी करार देके इसको 3 साल की सज़ा दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने सिर्फ यहाँ से याद रखना सब सेक्शन 2 में यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कन्विक्ट हो रहा है, ठीक है। कौन कन्विक्ट हुआ है यहाँ पे, चलो ना, कन्विक्ट हो गया, मैं कन्विक्ट हो गई। सेक्शन 244 आपको 2 तरह की सज़ाएं देता है। अगर तो जज मजिस्ट्रेट 245 आपको 2 तरह की चीज़ें बताता है। अगर तो 244 में जो हम दोनों ने डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, देखो अगर आप लोगों ने जो पेश किए थे कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो गया तो वो मुझे क्या कर देगा, आप लोग खुद बताएं, मुझे कन्विक्ट करेगा ना, क्योंकि वो आप लोगों से सेटिस्फाइड है, आप लोग कंप्लेनेंट थे। लेकिन अगर मुझ पे इल्ज़ाम था और मैंने अपने डिफेंड में कुछ पेश किया और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो गया कि यार ये सच कह रहा है, इसके ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाए इन लोगों ने, ठीक है, तो फिर वो मुझे क्या कर देगा, एक्विट कर देगा। तो सेक्शन, मेरे कहने से मुराद सिर्फ ये कि सेक्शन 245 में आपको 2 काम किए जा सकते हैं, एक्विट भी किया जा सकता है और कन्विक्ट भी किया जा सकता है, दोनों काम हो सकते हैं 245 के अंदर। जबकि जो 243 था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या किया जा रहा था, कन्विक्ट किया जा रहा था। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। अब आ जाते हैं 245A के अंदर, उसमें क्या किया जा रहा है, वो कह रहे हैं, इसको भी आसान से मैं ऐसे बता देती हूँ, प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, कि अगर किसी शख्स के ऊपर, मैं ही अपने आप को ले लेती हूँ, मैं एक्यूज थी, ठीक है, और मेरे ऊपर पहले भी कोई कन्विक्शन लगी हुई है, मैं पहले से भी किसी और इल्ज़ाम के मतलब अंदर हूँ, मुलविस हूँ, ऐसा मेरे ऊपर इल्ज़ाम पहले भी कोई लगा हुआ है, अब एक और केस मेरे ऊपर आ गया, तो प्रीवियस कन्विक्शन को मजिस्ट्रेट जब अपना फैसला दे रहा होता है कंसिडर करेगा, ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड मंगवाएगा कि मुझे सबूत दो जिससे पता चले कि हाँ इसने प्रीवियसली भी कोई कन्विक्शन इसके ऊपर हुई भी है, ठीक है, तो अब जो सज़ा दी जाएगी वो प्रीवियस कन्विक्शन के अंदर ऐड हो जाएगी, सही है, वो उसको माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं मिलनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 247 जो कहता है नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। इसका क्या मतलब है, यानी कि आप लोग हैं ना, आप लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की थी ना, मैं एक्यूज थी, अब आप लोग कंप्लेनेंट थे, कार्रवाई का दिन आया, आप लोगों की अपीयरेंस ही नहीं है, आप लोग आए ही नहीं है कार्रवाई के वाले दिन, तो क्या होगा। उसने कहा इफ़ द समन हैज़ बीन इशूड ऑन द कंप्लेंट and upon the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto which the hearing may be adjourned, ठीक है, the complaint does not appear, hearing adjourned हो गई किस वजह से, कंप्लेनेंट जो आप लोग थे, आप लोग आए नहीं, तो मजिस्ट्रेट शेल मैंडेटरी हो गया अब ये, ठीक है, क्या कर सकता है, एक्विट द एक्यूज्ड। एक और हमारे पास सेक्शन आ गया जिसमें मुझे रिहाई मिल रही है, मुझे अभी तक रिहाई किस में मिली है, अभी हमने सेक्शन 245 पढ़ा है उसमें मिली थी, इसके अलावा मुझे किस में भी रिहाई मिल सकती है, 247 में भी मिल सकती है। क्या होना चाहिए केस के आप लोग जो कंप्लेनेंट है वो ना आए हो, ठीक है, कि जिस दिन कार्रवाई होनी थी, फाइनल डिसीजन होता उस दिन आप लोग आए नहीं है, कंप्लेनेंट आए नहीं है, तो मुझे क्या हो जाएगा, केस एक्विट हो जाऊंगी मैं, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त क्या है, केस जो होना चाहिए एक तो नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए, बड़ा ऑफेंस नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा ऑफेंस होगा ना, बात याद रखिएगा, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो फिर मुझे एक्विटल नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, मैंने किसी को पकड़ के कत्ल कर दिया, ठीक है, कार्रवाई वाले दिन आप लोग आए नहीं है कंप्लेनेंट, तो क्या मुझे रिहाई मिल जाएगी, हरगिज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। शर्त यह कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, फिर मुझे 247 के तहत क्या मिल जाएगी, एक्विटल मिल जाएगी, बरी हो जाऊंगी मैं, ठीक है। एक और बात ये भी, एक और शर्त भी है, एक तो ये कि केस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी शर्त ये है कि जो केस जो हमारे पास कंप्लेनेंट है ना, वो पब्लिक सर्वेंट अगर है या कोर्ट खुद है, उस केस में भी मुझे कोई रिहाई नहीं मिलने वाली, मैं कोई बरी नहीं होने वाली, ठीक है। फिर बेशक मेरे कंप्लेनेंट जो हैं वो एब्सेंट हैं, क्योंकि अब तो कंप्लेनेंट कोर्ट खुद है ना, या अब तो कंप्लेनेंट खुद पब्लिक सर्वेंट है ना, तो इस केस में प्रोसीडिंग उसी तरह से ही चलेगी,
ठीक है, मजिस्ट्रेट मुझे एक्विट नहीं करेगा, ये दो प्रोविजंस हैं। अदरवाइज मुझे 247 के तहत भी एक्विटल मिल सकती है, और ऊपर हमने 245 में देखा उसमें भी मुझे एक्विटल मिल रही थी। मुझे कौन है, मुझे से मुराद है एक्यूज्ड पर्सन, मैं बार बार बता रही हूँ एक्यूज्ड पर्सन को, ठीक है। और अभी तक मुझे सिर्फ कन्विक्ट किस में किया गया है, सोच के बताएं किस सेक्शन में कन्विक्ट किया मुझे, यानी कि एक्यूज को 243 के तहत मुझे एक्विट किया था, राइट। 245 के तहत मुझे एक्विट भी किया जा सकता है और कन्विक्ट भी किया जा सकता है, और 247 में मुझे एक्विट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कंप्लेनेंट एब्सेंट है। एक और सूरत में भी मुझे रिहाई एक्विट हो जाऊंगी, बरी हो जाऊंगी, कब? 248 में, विड्रॉल ऑफ कंप्लेन। अगर आप लोग जो थे ना कंप्लेनेंट, आप लोगों ने अपनी कंप्लेन को विड्रॉ कर लिया, आपने मजिस्ट्रेट से कहा सर जी हमने आपस में अपने मामला तय कर लिए हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें ज़मीन का कोई छोटा मोटा मामला था या कोई भी ऐसा था, हमने मामला तय कर लिए, हम अपना केस वापस लेते हैं, ठीक है। तो फिर भी उसकी सूरत में क्या हो जाएगा, एक्यूज़ को, ये देखिए एक्यूज़ को एक्विट कर दिया जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल गई, रिहाई मिल गई है, किस सेक्शन के तहत, 248 के तहत। सही हो गया। अब इसमें भी एक प्रोवाइजो है, वो ये कि केस जो है वो पर्सनल नेचर का मतलब आपका होना चाहिए, एक बड़ा ऑफेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब तो आपको रिहाई मिल सकती है। चलो यार इन लोगों का आपस का मामला था, प्राइवेट मैटर था, इन लोग करके फारिग हो गए हैं। बड़ी नेचर का अगर है तो तब आप बेशक कहते भी रहें कि केस ख़त्म हो जाए, केस ख़त्म नहीं होगा अगर बड़ी नेचर का केस हुआ तो, ठीक है। अब मुझे किस किस केस में रिहाई मिली, पहले तो आप ये बताएं, एक्विट किस किस केस में हम हो सकते हैं, एक्यूज को एक्विट किया जा सकता है। सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ा, ये देखें मैंने आपको बताया था 245 में, ये रहे, एक एक्विटल किस में आ गया, 245 के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद किस किस केस में एक्विटल हो सकता है, 247 के अंदर हो सकता है, ये देखें एक्विट यहाँ पे किया है हमने। उसके बाद किस में रिहाई मिल सकती है, 248 में, जब कंप्लेन वापस ले ली जाए, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं जी पावर टू 249 क्या कर रहा है, पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेंट। तो उसने हमें यहाँ पे कहा है कि इन पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेंट, ठीक है जी, कि प्रोसीडिंग को आप स्टॉप कर सकते हैं जब व्हेन नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इसको कंप्लीट करें तो वो कहते हैं कि इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सैंक्शन of the session judge and any other magistrate may for reason to be recorded by him stop the proceedings at any stage without pronouncing any the judgment either of acquittal or conviction and may therefore release the accused। कुछ भी नहीं कहा उसने, सिर्फ इतना ही कहा है कि मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का होता है उसके पास ये पावर है कि वो केस को, सिवाय वो केस जो कि कंप्लेनेंट ने दिया है उसके अलावा केस अगर तो कोई भी उसके अलावा, और चाहे वो पुलिस ने फिर केस दिया है, दूसरी ऑप्शन तो यही बच जाती है ना हमारे पास, तो वो केस को किसी भी मोड़ पे क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। किसके पास पावर है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ये पावर मौजूद है, ठीक है। बस आपने याद रखना है कि केस को कब स्टॉप किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ये पावर मौजूद है। बाद उसने कहा 249A में पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू एक्विट द एक्यूज्ड, कि वो एक्यूज्ड को किसी भी टाइम एक्विट कर सकता है एट एनी स्टेज। 249A में भी दोबारा से मुझे क्या मिल गई, रिहाई मिल गई है। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ, मैं ये दोनों आपको समझाती हूँ, परेशान नहीं होने, ठीक है। 249 और 249 में आपको बताती हूँ। अभी तक ऊपर एक्यूज को कहाँ रिहाई दी, 243 में मुझे कन्विक्ट किया था, रिहाई नहीं मिली थी, मुझे कन्विक्ट किया, इल्ज़ाम लगा था मुझ पे। 44 में मैंने कहा सर मेरे ये एविडेंस है, आप देखें, ये मुझे गलत कन्विक्ट किया आपने, ठीक है। उन्होंने देखा, और 245 में मुझे या तो अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो उन्होंने मुझे क्विट कर दिया, अगर नहीं सेटिस्फाई हो तो उन्होंने मुझे क्या कर दिया, कन्विक्ट कर दिया, जाहिर है। उसके बाद आ जाते हैं हम 247, जिसके अंदर क्या हुआ था जी, कॉम्प्लेनेंट एब्सेंट हो गया था, नॉन अपेरेंसी, उसमें भी मुझे एक्विटल मिल सकता है एक्यूज को। 248 में हमने देखा कि अगर तो केस वापस ले लिया जाए तब भी क्या होगा, एक्विटल मिल सकता है। 249 के अंदर उसने कहा पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग, जब कोई भी कंप्लेन नहीं रही तो फिर प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएगी, तो अंडरस्टूड बात है। जब केस वापस ले लिया हमने, ठीक है, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो रही तो कोई भी कंप्लेन नहीं है तो फिर केस कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। अब 249A कहता है कि पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि केस के एट एनी स्टेज ऑफ द केस, ये बस प्लीज़ बात याद रखिएगा, एट एनी स्टेज ऑफ द केस एक्यूट किया जा सकता है। अब आप ही सोचो कि 45 में भी तो आपको एक्यूट किया जा रहा था ना, आपको रिहाई दी जा रही थी, और 49 में भी रिहाई दी जा रही है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों में फ़र्क किया आपने नोट किया होगा।
245 में आपको रिहाई तब मिली थी जब आपने 244 में मुझे आपने कोर्ट को अदालत में एविडेंस पेश किया था, उसके बाद 245 में आपको रिहाई मिली है। ऐसे ही है ना, आपको पहले एविडेंस पेश करना पड़ा, अपने आप को सच्चा साबित करना पड़ा, फिर जाके आपको बरी हुए हैं आप उससे 245 में। लेकिन 249 कहता है कि स्टे किसी भी स्टेज पे केस के, भले आपने एविडेंस दिए हों, भले आपने एविडेंस ना दिए हों, स्टेज किसी भी केस के किसी भी स्टेज पे आप 249A का अपना वो एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं कि सर ये मैंने तो जुर्म किया ही नहीं है, मुझे 249A के तहत क्या किया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, बरी ज़मान किया जाए। मैं रीड भी कर देती हूँ। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी, इसको रेज कर देते हैं। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी डीम टू प्रिवेंट अ मजिस्ट्रेट, कोई भी प्रिवेंट नहीं कर सकता मजिस्ट्रेट को इस चैप्टर में किस चीज़ से, फ्रॉम एक्यूटिंग एन एक्यूज को एक्विट करने से, बरी करने से, एट एनी स्टेज ऑफ द केस, इस पूरे केस के किसी भी स्टेज पे। कोई भी स्टेज क्या हो सकता है, फर्द जुर्म आयद करने से पहले उसको आज़ाद किया जा सकता है 249A के तहत, जो कि फर्द जुर्म आयद करने के बाद भी आज़ाद किया जा सकता है। एविडेंस मंगवाने से पहले भी उसको आज़ाद किया जा सकता है, एविडेंस मंगवाने के बाद भी उसको आज़ाद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखें, प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद भी आज़ाद किया जा सकता है। ठीक है, सुनने से पहले भी आज़ाद किया जा सकता है, सबूत लेने से पहले भी आज़ाद किया जा सकता है और बाद में भी आज़ाद किया जा सकता है, एक्विट किया जा सकता है, बरी किया जा सकता है। ये 249A, इससे पता चलता है 249A की जो स्कोप है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, जबकि 245 में भी हालांकि एक्विटी किया जा रहा है, आपको आज़ाद किया जा रहा है, लेकिन उसका स्कोप छोटा है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको आज़ाद तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश करोगे यार। लेकिन 249 में आपको डॉक्यूमेंट्स भी पेश करने की ज़रूरत नहीं है, आप 249A की एप्लीकेशन दो और आपको अगर मतलब आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको आज़ाद नहीं कर दिया जाएगा, उसके लिए मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, मतलब के दरमियान के स्टेप्स छूट जाते हैं। आई होप मैं समझा पाई होंगी आपको जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ सारे का सारा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये सेम प्रोसेस क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में फॉलो होना है, इसलिए आपको याद रखना है कि जब इनिशियली एफआईआर लॉन्च हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, एविडेंस इकट्ठे हुए थे और एक चार्जशीट चलान शीट बन गई थी। अब चलान शीट जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई, यहाँ से हमारा ट्रायल शुरू हो जाता है कोर्ट में कि दोनों पार्टीज अब आएंगी। उसमें 241 में उसने बताया था कि क्या प्रोसेस होगा, 242 में 241A में उसने बताया था कि उसको तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स देने ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके 7 दिन के अंदर। 242 में कहा था उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगा, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, आप इसको कबूल करते हैं या नहीं कबूल करते। उसने कहा सर जी मैं कबूल करता हूँ। अब अदालत ने कहा ठीक है आप कबूल करते हैं, तो शो कॉज उसको दे दिया कि रीज़न थे आपने ऐसा क्यों किया, उसने रीज़न दी, लेकिन अदालत उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो उसे क्या कर दिया गया, कन्विक्ट कर दिया गया। एक तो ये सूरत थी, या दूसरी सूरत यह वो कि सर मैं कोई नहीं इस बात को फर्द जुर्म मैं जो आयद किया मैं इसको कबूल ही नहीं करता, मैंने ये किया ही नहीं है। अदालत कहता है ठीक है अगर आपने नहीं किया तो फिर मुझे साबित करो, तो 244 के तहत आप साबित करते हो। तो आप लोग जिन्होंने कंप्लेनेंट ने इल्ज़ाम लगाया था वो कहते हैं सर ये झूठ बोल रहा है, इसी नहीं किया है। अदालत उनसे भी कहती है ठीक है आप भी सबूत और साबित करो कि इसी नहीं किया, और मुझे कहती है आप भी सबूत और साबित करो कि आपने नहीं किया। 244 में हम लोग अपने अपने एविडेंसेस वगैरह पेश करते हैं। तो 244 के बाद 245 के अंदर अगर अदालत को लगता है कि मैं सच्ची थी, एक्यूज सच्चा था, मुझे रिहाइश मिल जाए, रिहाइश कह रही हूँ, बरी हो जाऊंगी मैं, और अदालत को लगता है आप लोग इनके कंप्लेनेंट सच्चे थे और मैं झूठ बोल रही थी, तो फिर मुझे कन्विक्ट कर दिया जाएगा। 245 में दोनों सूरतें हो सकती हैं, सही हो गया। और 246 के बाद हमने 245A में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस कन्विक्शन के अगर मेरी पहले भी से भी मुझ पर कोई कन्विक्शन थी तो अब जो मुझे कन्विक्शन मिलेगी वो पिछली वाली में ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 246 ओमिटेड था। 247 के तहत हमने पढ़ा था अगर कंप्लेनेंट अपेयर नहीं होता है तो फिर तब भी मुझे एक्विट हो सकती हूँ मैं, मुझे आज़ादी बरी हो सकती हूँ मैं। 248 के तहत हमने पढ़ा था कि अगर आपने कंप्लेन ही वापस ले लिया अपनी तो केस ही खत्म हो गया मामला, क्योंकि आपस में सुलझ गया था, तब भी मैं एक्विट हो गई हूँ। ठीक हो गया, दोनों के मैंने आपको प्रोविजंस बता दें कि केस जो है वो कॉग्निजेबल नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 249 में हमने कहा है कि पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेन, जब कोई कंप्लेन नहीं है तो फिर ये पावर है मजिस्ट्रेट के पास फर्स्ट क्लास के, किसी भी टाइम वो पावर वो स्टॉप कर सकता है प्रोसीडिंग को। उसके बाद है 249A में उसने कहा था कि मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज के किसी भी केस के किसी भी स्टेज पे चाहे तो रिहाई भी दे सकता है, किसको, एक्यूज्ड को। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो रिहाई देगा, कन्विक्ट नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की बात समझ आ गई होगी। यहीं तक हमारा था ये मजिस्ट्रेट की पावर। अब इसमें MCQ जो आपके पास आएगा वो इस तरह से आएगा, वो आपसे पूछेगा कि बताएं जनाब जो हमारे पास ये है एक्विट है,
मजिस्ट्रेट जो एक्विट कर सकता है किन किन सेक्शन के तहत कर सकता है, तो वो अब आपके पास एक्विट के आपको वो ऑप्शन दे दे। फ़र्ज़ करें 245 कह दे वो आपको, ठीक है, 247 कह दे, 248 कह दे, ठीक है, और 249 कह दे। 4 ऑप्शन हो गई। और अब 20 कह दे, आपको पता होना चाहिए 245 के तहत भी आपको एक्विट कर सकते हैं, और 246 तो ओमिटेड है, 7 के साथ 47 के साथ भी, और 48 के तहत भी, और 49 के तहत भी। अगर आपसे वो पूछ ले कि एट एनी केस ऑफ द स्टेज एक्विट कब कर सकता है, वो सिर्फ एक ही है, वो है 249A। अगर वो आपसे कह दे ट्रायल के बाद, तो फिर ट्रायल के बाद जो होता है वो होता है 245 में। आई होप कि खिचड़ी आपकी ना पकड़ी हो। वैसे मैं एक पेज पे इसको ना सारा डिफरेंस बना के फिर भी एक शॉर्ट के अंदर ना चैनल में, ग्रुप की कम्युनिटी में भी मैं इसको डाल दूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने देखना है समरी ट्रायल, बहुत छोटा सा है, और इंशाल्लाह उसके बाद हमने देखना है कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल, और हमारा CRPC कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।